नमस्कार, 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। इस वक्त की हर खबर को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस के प्रभाव की आशंका के चलते दुनिया भर शेयर बाजारों में भारी गिरावट। 1900 से ज्यादा गिरा सेंसेक्स। निफ्टी भी आया 538 अंक नीचे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई लगभग 30% की बड़ी गिरावट। दुनिया भर में 1,10,000 हुई कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की तादाद। भारत में ताजा स्थिति पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हुए शामिल। संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए राजधानी में अलर्ट पर रखे गए 25 अस्पताल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया कश्मीर का औचक दौरा। ईरान में फंसे छात्रों और श्रद्धालुओं के परिजनों से की मुलाकात। जल्द से जल्द स्वदेश वापस लाने का दिया आश्वासन। श्रीनगर के बुलीवर्ड क्षेत्र और बारामूला जिले की पासपोर्ट सेवा केंद्रों का लिया जायजा। यस बैंक मामले में तेज हुई जांच। एजेंसियों की कार्रवाई। मुख्य आरोपी और यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर के मुंबई स्थित 7 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, बहुत कुछ सामने आना बाकी। होली को लेकर देश भर में उत्साह। आज होलिका दहन और कल खेला जाएगा रंगों का त्योहार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दी देशवासियों को बधाई। अब तक देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल 43 मामले सामने आए हैं, जिनमें 3 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। बाकी 40 मामले सक्रिय संक्रमण के हैं। कल से अब तक जो 4 नए मामले सामने आए हैं, उनमें से एक केरल के एर्नाकुलम, एक दिल्ली से, एक उत्तर प्रदेश और एक जम्मू से है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित विभागों के साथ कोरोना की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अब तक 8,74,708 यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हो चुकी है। आने वाले यात्रियों से अपील की गई है कि वो हवाई अड्डों पर स्वतः घोषित प्रपत्र भरते समय अपनी यात्रा की पूरी जानकारी दें और ये बताएं कि वो किन किन स्थानों की यात्रा कर चुके हैं। लगभग 8,74,708 पैसेंजर्स की हम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग कर चुके हैं। 16,532 पैसेंजर्स की जो हमारे 1 दर्जन मेजर सी पोर्ट्स हैं और जो 65 नॉन मेजर सी पोर्ट्स हैं, उन पर 16,532 लोगों की स्क्रीनिंग कर चुके हैं। और जो बॉर्डर्स हैं हमारे, इन बॉर्डर्स पर, लैंड बॉर्डर्स पर 11.5 लाख लोगों की जो है स्क्रीनिंग हम कर चुके हैं। 30,520 हमारे जो बाहर से आए हुए पैसेंजर्स, उनकी हिस्ट्री के कारण या अगर कोई भी उनमें किसी भी प्रकार का संदेह हुआ तो उनको हमने कम्युनिटी सर्वेलेंस में पूरे देश के अंदर रखा हुआ है। वो IDSP की सहायता से उनका सर्वेलेंस हो रहा है। हमने शुरुआत में 15 लैब एस्टैब्लिश की थी, लेकिन अभी पिछले 3 दिन में ही 31 और एडिशनल लैब्स को हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं। यानी एक तरह से 46 लैब्स इस समय आज फंक्शनिंग है। इसके अलावा 56 लैब्स को कलेक्शन सेंटर के रूप में हमने विकसित कर दिया है। आने वाले समय के अंदर हमारा मकसद यही है कि इसको फैलने से रोका जाए और जिन लोगों के अभी तक हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रैवल करके आए हैं बाहर से, वही इन्फेक्टेड हैं, उनसे आगे इन्फेक्ट ज़्यादा नहीं हुआ है। और उसका कारण ये है कि जितने लोग उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, उन सभी कांटेक्ट्स को तुरंत आइडेंटिफाई करके और उनको चेक किया जा रहा है। अभी ये दिल्ली के अंदर हम अब बड़े स्केल पे मुनादी भी कराएंगे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर आज कश्मीर के औचक दौरे पर पहुंचे।
विदेश मंत्री ने ईरान में फंसे छात्रों के परिवारों से भी मुलाकात की। इन छात्रों के माता पिता सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चों को वापस देश लाया जाए। इस बीच ईरान में फंसे भारतीय छात्रों और तीर्थयात्रियों को स्वदेश वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान तेहरान के लिए रवाना हो गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर करीब 3800 हो गई है। यह वायरस दुनिया के करीब 100 देशों में फैल चुका है। चीन में इस वायरस से 22 और मौतों के बाद सिर्फ चीन में अब तक 3119 मौतें हो चुकी हैं। संक्रमण के 40 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण में आई कमी को देखते हुए इस वायरस के फैलाव के केंद्र वुहान में 11 अस्थायी अस्पतालों को बंद कर दिया गया है। इस बीच कोरोना वायरस से इटली में एक दिन में 133 लोगों की मौत हो गई, जिसमें देश में मृतकों की कुल संख्या 366 पहुंच गई। एक दिन में ही इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1492 से बढ़कर रिकॉर्ड 7375 हो गई। मामले सामने आने के बाद इटली ने 2 करोड़ से ज्यादा मास्क के ऑर्डर दिए हैं। इटली के प्रधानमंत्री ने देश भर में सभी स्कूल, जिम, संग्रहालय, नाइट क्लब और अन्य स्थानों को बंद करने की घोषणा की है। चीन के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश इटली ही है। वहीं ईरान में कोरोना वायरस से 43 और मरीजों की मौत के बाद यह आंकड़ा 237 तक जा पहुंचा है। चीन और इटली के बाद किसी देश में यह सबसे बड़ी संख्या है। इस बीच कतर ने भारत समेत 14 देशों के नागरिकों के अपने यहां आने पर अस्थायी रोक लगा दी है। तो चीन से दुनिया भर में फैले घातक कोरोना वायरस के कारण कई आयोजन रद्द हो रहे हैं। इसी कड़ी में बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती समारोह को रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह के मुख्य वक्ता थे, लेकिन समारोह रद्द होने के कारण उनका बांग्लादेश दौरा भी रद्द हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 मार्च से बांग्लादेश का दौरा प्रस्तावित था। बांग्लादेश में कल ही 3 लोग कोरोना के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, जो हाल ही में इटली से लौटे थे। इससे पहले प्रधानमंत्री का बेल्जियम दौरा भी रद्द हो चुका है। प्रधानमंत्री को 13 मार्च को ब्रसेल्स में भारत यूरोपियन यूनियन सम्मेलन में हिस्सा लेना था, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के मद्देनजर दोनों देशों की सहमति से इस आयोजन को टाल दिया गया। राज्यसभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव के लिए तमिलनाडु से AIADMK ने अपने 3 उम्मीदवार घोषित किए हैं। AIADMK ने लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष M थम्बिदुरई और पार्टी के वरिष्ठ नेता KP मुनुसामी को उम्मीदवार बनाया है। सत्तारूढ़ दल ने एक सीट अपने सहयोगी दल तमिल मनीला कांग्रेस को दी है और इस दल के प्रमुख GK वासन राज्यसभा सीट के उम्मीदवार होंगे। इससे पहले DMK के 3 उम्मीदवारों ने आज रिटर्निंग अधिकारी और तमिलनाडु विधानसभा सचिव के समक्ष पर्चे दाखिल किए। पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान सांसद तिरुचि शिवा, पूर्व मंत्री अंथियार सेल्वराज और मद्रास हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता NR एंग्लो ने आज नामांकन दाखिल किया। राज्यसभा में 2 अप्रैल तक तमिलनाडु से 6 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। दरअसल राज्यसभा में 17 राज्यों की 55 सीटों पर सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में अलग अलग तारीखों को पूरा हो रहा है। इन सारी सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में शांति बहाली की प्रक्रिया को देखने के लिए विदेश मंत्री S जयशंकर ने आज श्रीनगर की यात्रा की और बारामूला भी गए। उन्होंने इन दोनों जगहों पर कई प्रोजेक्ट्स का इलेक्ट्रॉनिक उद्घाटन किया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कश्मीर के होटल कारोबारियों के एसोसिएशंस, टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर और हाउस बोट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और जमीनी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि आने वाले मौसम में सरकार पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए हर तरह की मदद करेगी। विदेश मंत्री जयशंकर श्रीनगर पासपोर्ट कार्यालय भी गए, वहां के कामकाज का मुआयना किया। बाद में वो समाज के विभिन्न तबके के लोगों के साथ मिले। खासकर ईरान में पढ़ाई के लिए गए छात्रों के अभिभावकों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार ईरान से भारतीय छात्रों को वापस लाने के प्रयास कर रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने आज 2 आतंकियों को मार गिराया। शोपियां जिले के जैनपोरा इलाके के रिबन गांव में आज सुबह ये मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों को
बागान इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर मिली थी। आतंकियों की घेराबंदी के लिए सुरक्षा बलों ने इलाके में अभियान चलाया, लेकिन यह अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में ये आतंकवादी मारे गए। तलाश अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के एक तलाशी दल पर गोलीबारी शुरू की, जिसका जवानों ने जवाब दिया। सुरक्षा बलों को मुठभेड़ स्थल से हथियार और युद्ध सामग्री भी बरामद हुई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने जम्मू कश्मीर में छिपे हुए आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे, कुछ और खबरों को लेकर जल्द हाजिर होते हैं। हर वो आर्थिक फैसला या नीति जो तय करता है विकास की गति, कैसे और क्यों लिए जाते हैं फैसले, क्या होता है इनका हम पर असर। देखिए अर्थनीति शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। इस टपकते हुए नल को देखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 1 सेकंड में पानी की 2 बूंद गिरती हैं, तो 1 मिनट में हम पानी की 120 बूंदों को खो देंगे। इसका मतलब है कि हम लगभग 35 मिनट में 1 लीटर पानी खो देंगे। हर बूंद है कीमती। पानी बचाइए। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने येस बैंक घोटाले के सिलसिले में आज कई जगहों पर छापेमारी की। मामले में 5 कंपनियों और 7 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही 7 के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और उसके परिवार को 600 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के आरोप में सीबीआई ने आज मुंबई में 7 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। मुख्य आरोपी राणा कपूर के आवास और कार्यालय परिसर में छापेमारी की गई। आरोप है कि राणा कपूर ने येस बैंक से डीएचएफएल को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए उसके प्रमोटर कपिल वधावन के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र किया। इसके बदले में राणा कपूर और उनके परिवार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक ये घोटाला 2018 में अप्रैल और जून के बीच हुआ था, जब येस बैंक ने डीएचएफएल के लघु अवधि डिवेंचर में 3,700 करोड़ रुपए का निवेश किया। आरोप के मुताबिक इस निवेश के एवज में कपिल वधावन ने राणा कपूर और उसके परिवार के सदस्यों को 600 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। ये रकम डॉयट अर्बन वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ऋण के रूप में दी गई। सीबीआई ने कल राणा कपूर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था और इस वक्त राणा कपूर बुधवार तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं। डीएचएफएल और डॉयट अर्बन वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर कपिल वधावन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार मामले की निगरानी कर रही है। देखिए अभी बहुत कुछ सामने आएगा। आरबीआई से हमने पूरी जानकारी मांगी है। सीबीआई ईडी अपना काम कर रही है। विदेश जाने पर उनका लुकआउट नोटिस निकल चुका है और इसके अलावा जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और हमने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार, इस पर पूरी तरह से लगाम लगाई जाएगी। हमने 6 वर्षों तक ईमानदार सरकार दी है और अगर कोई देश में देश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लूट कर लेकर जाएगा तो उसके खिलाफ पूर्व में भी हमने कार्रवाई की, अब भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, भविष्य में भी कार्रवाई करने से संकोच नहीं करेंगे। दिव्यांगजन समुदाय के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के मकसद से राजधानी दिल्ली में आयोजित किए गए एक उत्सव का समापन हो गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दिव्यांग उद्यमियों द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने और उनकी ऑनलाइन बिक्री के लिए केंद्र सरकार एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगी। कार्यक्रम में दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। दिव्यांग उद्यमियों
और उनके लिए काम करने वाले संगठनों के लिए पहली बार बड़े पैमाने पर इस उत्सव का आयोजन किया गया। एकम उत्सव ने देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए दिव्यांग कारीगरों ने सप्ताह भर चले एक फेस्ट में अपने हुनर और कौशल से बनाई गई वस्तुओं को प्रदर्शित किया। यह मेला शिल्प कला उद्यमिता का संगम बना। यह मेला दिव्यांगजन को लिए बिजनेस के नए अवसर पैदा करने में सहायक रहा। मेले के दौरान दिव्यांगजनों ने अपने प्रोडक्ट्स के जरिए अपनी पहचान बनाते हुए अपने व्यापार कौशल का प्रदर्शन किया। आने वाले समय में हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी इस दिव्यांगजन के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग सहायता करने जा रहे हैं। और अब बात करते हैं मौसम की। पहाड़ों पर बर्फबारी होने से ठंड में एक बार फिर इजाफा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर जैसा मौसम बना हुआ है। केलांग में न्यूनतम तापमान 0 से 7.2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है, जबकि कुल्लू जिले के मनाली में तापमान 0 से 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। किन्नौर के कल्पा में तापमान 0.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कुफरी में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री, डलहौजी में 2.5 डिग्री और शिमला में 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कोरोना वायरस का असर और तेल की कीमतों में गिरावट का असर आज शेयर बाजार में भी देखने को मिला। सेंसेक्स ने एक दिन में इतिहास की सबसे बड़ी इंट्राडे की 2467 अंकों की गिरावट देखी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1941.67 अंक नीचे गिरकर 35,634.95 अंकों पर बंद हुआ। सेंसेक्स 5.17% नीचे रहा। इसी तरह निफ्टी में 538 अंकों की गिरावट आई और ये 10,451.45 अंकों पर बंद हुआ। वहीं कोरोना के प्रभाव की आशंका से आज एशियाई शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई। तेल की कीमतों में कमी का भी शेयर बाजारों पर असर पड़ा। जापान और फिलीपींस के शेयर बाजारों में 5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। हांगकांग के शेयर बाजार में 3.6% और सिडनी के शेयर बाजार में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई। सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमतों में भारी कटौती की घोषणा कर दी है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 30% तक गिर गई हैं। सऊदी अरब की ओर से प्राइस में कटौती के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 1991 के बाद इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं एसोचैम ने कहा कि तेल की कीमतों में कटौती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मददगार होगी। अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का आने वाला समय में भारत के जीडीपी पर असर पड़ सकता है। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की ओर से जारी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि साल 2030 तक भारत में तापमान का स्तर बढ़ने से तेज गर्मी और धूप में खुले में काम करने वाले मजदूरों के काम की अवधि में कटौती हो सकती है, जिसका सीधा प्रभाव उत्पादकता पर पड़ेगा और भारत के सकल घरेलू उत्पाद पर सालाना 2.5% से 4.5% तक असर पड़ने का अनुमान है। अगर अगले 10 सालों में गर्मी से बचने के लिए प्रभावी अनुकूलन प्रतिक्रिया और कार्बोनाइजेशन नहीं होता तो भारत की एक बड़ी श्रम शक्ति गर्मी का शिकार हो सकती है। भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रतिभाशाली डिफेंडर दीप ग्रेस इक्का को 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए माइलस्टोन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी देने वाले उड़ीसा के सुंदरगढ़ की रहने वाली दीप ग्रेस उन प्रमुख सदस्यों में से एक रही हैं जिन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बढ़ती सफलता की नींव रखी है। दीप ग्रेस इक्का से खास बातचीत की राज्यसभा टीवी संवाददाता राहुल पांडे ने। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय महिला हॉकी टीम की डिफेंडर खिलाड़ी दीप ग्रेस इक्का। दीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हॉकी इंडिया अवार्ड के लिए। थैंक यू जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि ये सब अवार्ड एक बहुत अच्छी बात है और एक वुमेन्स होने के नाते जो कि हमें मिल रहा है और काफ़ी अच्छा लगता है। जो देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है जो कि ये सब अवार्ड मिलना और
जैसे कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए मिलना काफ़ी मोटिवेट रहता है। क्या उम्मीदें हैं इस बार 2020 टोक्यो ओलंपिक में, क्योंकि भुवनेश्वर में हम लोगों ने देखा, आप लोग ने जब 2020 टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई किया था तो आप लोगों का दम देखा हम लोग ने, पुरुष का भी, विमेंस का भी, हॉकी का भी। तो इस बार लगता है कि काफ़ी गुड साइन आ रही है। 2020 आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है। हाँ, जैसे इसके लिए बहुत मेहनत किया है हम लोग, और वहाँ पे जाके हम लोग ऐसे पार्टिसिपेट करके नहीं आएंगे, ज़रूर हम मेडल लेके आएंगे और उसके लिए काम कर रहे हैं और हम लोग आगे तक करते रहेंगे। 2016 रियो ओलंपिक में भी आपने पार्टिसिपेट किया था और 2020 टोक्यो ओलंपिक, तो 4 सालों में आपने अपने आप को खुद को कैसे तैयार किया है और टीम के साथ आपकी तैयारी कैसी है, ज़रा इसके बारे में बताएं। यही मैं बोलती हूँ, जो 2016 का ओलंपिक्स उतना खास नहीं रहा और उतना एक्सपीरियंस भी नहीं रहा, और अभी जैसे 4 साल के बाद अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है टीम में। और देखा जाए तो हर एक मतलब प्लेयर यही सोचता है कि हम एक गोल्ड के लिए जा रहे ओलंपिक्स में, तो मुझे उम्मीद है कि हम सही में अच्छा करके आएंगे वहाँ पे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के फॉरवर्ड खिलाड़ी मनदीप सिंह को साल 2019 का फॉरवर्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। मनदीप ने 2019 में FIH सीरीज के फाइनल और ओलंपिक क्वालिफायर में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए मनदीप सिंह से खास बातचीत। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेंस हॉकी टीम के फॉरवर्ड प्लेयर मनदीप सिंह। मनदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं हॉकी इंडिया अवार्ड के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी की बात है कि मुझे अवार्ड मिला है, और मैं ये अवार्ड एक टीम अवार्ड के लिए मैं मानूंगा, क्योंकि ये सभी का हार्ड वर्क रहता है, और जितने भी जितने टूर्नामेंट्स रहते थे उसमें सभी एक एज ए टीम हम प्ले करते थे, और मैं यही चाहूँगा कि ये एक अपना टीम अवार्ड सबसे है। हाँ, टीम का तो खैर योगदान है ही, आपने ये अवार्ड जो है डेडिकेट किया है टीम को, लेकिन आपका इंडिविजुअल रोल भी कहें टीम में तो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है आपकी। ज़रूर, मैं जब भी ग्राउंड में जब भी मैच में खेलता हूँ, मैं यही में रहता है कि अपना 100% दूँ टीम के लिए, PC बनाऊँ टीम के लिए, गोल स्कोरिंग करूँ, तो मेरा यही बेस्ट रहता है मेन। हाँ, हमने देखा कि भुवनेश्वर में जो 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए जो क्वालिफाइंग राउंड हुआ था, उसके बाद से हमने देखा कि अजलान शाह कप में भी आपने अपनी टीम को एक निर्णायक भूमिका निभाने में, एक अच्छे स्कोर में ले जाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो क्या हम 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्या रणनीति है और आपकी कैसे उसके लिए तैयारी कर रहे हैं आप लोग, उसमें हम कैसे देखेंगे? देखिए जी, हमारे कैंप अभी चल रहे हैं, और मेन हमारा फोकस यही है कि जो हमने लास्ट जितने भी ड्रिल्स पे फोकस किया था, और हमारा अभी भी यही है कि हम वही सेम कंटिन्यू करें, क्योंकि डे बाय डे हमारी प्रैक्टिस हार्डवर्क बहुत अच्छा हो रहा है, लड़के अच्छा हार्डवर्क कर रहे हैं, और जो भी ड्रिल्स कराई जा रही है, जैसे कि लास्ट देखा जाए कि थोड़ा हमारे लास्ट ईयर में हमारा आउटकम कम था, और अभी आउटकम बहुत अच्छा जा रहा है। दैट्स वाई हम ये टूर्नामेंट्स जीते और क्वालिफाई भी किया, और अभी ओलंपिक आने वाली है, तो हमारा यही रहेगा कि ये एक अच्छी चीज़ है कि ओलंपिक से पहले हमें प्रो लीग में खेलने का मौका मिला है, और हमारा स्टार्ट भी बहुत अच्छा हुआ है प्रो लीग में, टॉप 3 टीम को हमने हराया भी है, और हमारा यही रहेगा कि जितने आने वाले मैचेस हैं उसको कंटिन्यू करें एक अच्छा ट्रस्ट के साथ, और जितने भी हमारी अभी प्रैक्टिस चल रही है उसको सेशन बाय सेशन, डे बाय डे हम अपना बेस्ट करें। और अब बात रंगोत्सव की, बात होली की। रंगों की होली के एक दिन पहले आज देश भर में होलिका दहन किया जा रहा है। हर साल फागुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। आज ही के दिन लोग लकड़ी का ढेर लगाकर उसमें होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा स्थापित करते हैं। पूजा के बाद उसका दहन किया जाता है। कई पौराणिक मान्यताओं में से एक के मुताबिक भक्तराज प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से होलिका उन्हें गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई थी, लेकिन वरदान होने के बाद भी प्रहलाद की भक्ति की प्रताप और भगवान की कृपा से होलिका ही आग में जल गई, जबकि अग्नि से प्रहलाद के शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। होलिका दहन के साथ ही बुराइयों को भी अग्नि में जलाकर खत्म करने की कामना की जाती है। इसके साथ ही दूसरे दिन खुशी मनाने के लिए लोग रंगों की होली खेलते हैं। तो रंग, उमंग, तरंग और उत्साह का त्योहार होली कल देश और दुनिया में मनाया जाने वाला है, लेकिन होली का खुमार कई दिन पहले से ही लोगों पर छाया हुआ है।
ब्रज की होली दुनिया भर में मशहूर है, जहां होली के कई दिन पहले से होली मनाने का उत्सव शुरू हो जाता है। रंगों के साथ ही फूलों की होली भी कई जगहों पर मनाई जाती है। इसके अलावा लोग अपने दोस्तों और परिजनों को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं देने लगे हैं। और होली के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि रंगों का उत्सव होली शरद ऋतु के समापन का और वसंत ऋतु के आगमन का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि ये उत्सव सभी के जीवन में आशा का संचार करने वाला होता है और इसीलिए हमारी सांस्कृतिक परंपरा में होली का विशेष स्थान है। हर आयु और हर वर्ग के लोग इस त्योहार को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। विविध रंगों से ओतप्रोत होली का ये पर्व हमारी विविधता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। रंगों का ये त्योहार सर्दियों की समाप्ति और वसंत के आगमन का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में होली के त्योहार का आशा के अग्रदूत के रूप में विशेष स्थान है। राष्ट्रपति ने कहा कि अपने असंख्य रंगों के साथ होली हमारी विविधता और बहुसांस्कृतिक विरासत का सबसे अच्छा प्रतिबिंब है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने होली के शुभ अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। एक संदेश में उन्होंने कहा कि रंगों का ये त्योहार मिलजुल कर एकता, भाईचारे और स्नेह की भावना में आनंद मनाने का अच्छा अवसर है। इस होली के अवसर पर उन्होंने देशवासियों से समाज को एक सूत्र में पिरोने वाले मैत्री और सौहार्द के बंधन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि रंगों का त्योहार होली परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर एकता, भाईचारे और स्नेह की भावना में खुशियां मनाने का समय है और होली का दहन का प्रकाश बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि होली प्रकृति के सौंदर्य और उदारता का उत्सव भी है। ये त्योहार सर्दियों की समाप्ति और गर्मियों की शुरुआत का भी प्रतीक है। तो खूब होली खेलिए और जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।